Hello friends, myself Rakesh Kumar Sharma. I am working as a lecturer in Biyani Institute of Science and Management in Nursing Department. Today I am discuss about myocardial infarction. First of all, introduction. It is a coronary heart disease due to sudden stoppage of blood supply to muscle lead to disturbance in contraction and relaxation. ये क्या है, एक कोरोनरी हार्ट डिजीज है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई स्टॉपेज हो जाती है जो डिस्टर्ब करती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को. अक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन आल्सो नोन एज हार्ट अटैक, इसे अपन हार्ट अटैक के नाम से भी बोलते हैं. द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एम आई इज एंटीरियर वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स. इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है लेफ्ट वेंट्रिकल्स ऑफ एंटीरियर वॉल. नेक्स्ट है डेफिनेशन. इट इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन characterized by the formation of localized necrotic area within the myocardium due to sudden occlusion of coronary artery. ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जिसके अंदर कोरोनरी आर्टरी को के सडन स्टॉपेज से ब्लड सप्लाई के नेक्रोसिस, मायोकार्डियम मसल्स के अंदर क्या हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है. नेक्स्ट इटियोलॉजी. इटियोलॉजी में फर्स्ट है अक्यूट कोरोनरी थ्रोम्बोसिस. इट मीन्स इट इज एसोसिएट विथ 90% ऑफ एमआई. सेकेंड है कोरोनरी आर्टरी स्टेनोसिस. इसमें क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसका स्टेनोसिस हो जाता है. नेक्स्ट कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, जो कोरोनरी आर्टरी होती है उसके अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाता है. नेक्स्ट कोरोनरी आर्टरी एम्बोलिज्म. कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई एम्बोलिज्म फॉर्मेशन होता है जिससे ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होती है. नेक्स्ट हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया के अंदर लैक ऑफ ब्लड सप्लाई इन टिश्यू. टिश्यू में जो ब्लड सप्लाई है वो लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई इन टिश्यू. टिश्यू के अंदर ब्लड सप्लाई डिक्रीज, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाती है. नेक्स्ट एनी इंजरी ऑफ कोरोनरी आर्टरी. अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई इंजरी हुई हो उस कंडीशन में भी एमआई होने के चांसेज होते हैं. नेक्स्ट कोरोनरी आर्टरी इन्फ्लामेशन ड्यू टू एनी इन्फेक्शन. अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर कोई इन्फेक्शन या के कारण इन्फ्लामेशन हुआ हो तो वो कंडीशन भी एमआई को लीड करती है. नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर. रिस्क फैक्टर टू टाइप्स के होते हैं, एक तो नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर और एक मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर. फर्स्ट नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर. नॉन मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर में फर्स्ट है एज. जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है तो एमआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. उसमें क्या होता है, जो आर्टरी है उसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाती है जिससे कि ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है. नेक्स्ट है सेक्स. सेक्स में मेल्स में एमआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं फीमेल्स की तुलना में. नेक्स्ट हेरिडिटी. अगर किसी को पहले अपनी फैमिली में अगर एमआई हुआ तो उस कंडीशन में भी उसको एमआई होने के चांसेज होते हैं. नेक्स्ट है रेस. रेस के अंदर रेस भी इसका एक रिस्क फैक्टर है जिसमें जैसे कि ब्लैक पर्सन, निग्रोज और अफ्रीकन लोग, इन सब में एमआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. और पोस्ट मीनोपोजल कंडीशन, आफ्टर मीनोपोज के बाद में भी फीमेल्स में भी एमआई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. नेक्स्ट है मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर. मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर जिसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है. इसके अंदर फर्स्ट आता है हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल. पर्सन के अंदर क्या हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है जिसमें भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है जिससे फैट का डिपोजिशन होता है. और फैट का डिपोजिशन होता है तो वो ब्लड सप्लाई को इंटरप्ट करता है. ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होगी तो एमआई होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है. नेक्स्ट है हाई फैटी डाइट. अगर पर्सन ओबेज है या हाई फैटी डाइट यूज में कर रहा है उस कंडीशन में भी क्या होगा, थ्रोम्बस फॉर्मेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे. और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा तो वो क्या करेगा, ब्लड सप्लाई प्रॉपर हार्ट को नहीं मिल पाएगी. और अगर ब्लड को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो क्या करेगा, मायोकार्डियम मसल्स को नेक्रोसिस करेगा और एमआई होंगी. नेक्स्ट है सीडेंटरी लाइफ स्टाइल. अगर पर्सन है जो फिजिकल इनएक्टिविटी कम कर रहा है उस कंडीशन में भी फैट का मेटाबॉलिज्म कम होगा. अगर फैट का मेटाबॉलिज्म कम होगा उस कंडीशन में क्या होगा, फैट का डिपोजिशन होगा. फैट का डिपोजिशन होगा तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा और वो लीड करेगा एमआई को. नेक्स्ट है एल्कोहलिज्म. अगर पर्सन एल्कोहल
नॉर्मल से ज़्यादा अल्कोहल यूज़ में ले रहा है, उस कंडीशन में भी MI होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस की कंडीशन, अगर पर्सन को स्ट्रेस है, अगर पर्सन स्मोकिंग कर रहा है एंड हाइपरटेंशन, अगर पर्सन में हाइपरटेंशन की कंडीशन है, इन कंडीशन में भी पर्सन को MI होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है हाई सोडियम इंटेक। अगर पर्सन सोडियम इंटेक अगर ज़्यादा कर रहा है और पेशेंट को अगर डायबिटीज़ मेलाइटस है, इन सब कंडीशन में पर्सन को MI होने के चांसेस रहते हैं। ये क्या है, मॉडिफाइड है, इन सबको अपन मॉडिफाइड करके इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है। कोरोनरी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हुआ, उससे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियम, जो मायोकार्डियम मसल्स है उसको ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई दोनों क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर मायोकार्डियम को ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, नेक्रोसिस होगा। इट में लीड टू नेक्रोसिस एंड डैमेज ऑफ मायोकार्डियम। इससे क्या होगा, नेक्रोसिस होगा और मायोकार्डियम मसल्स का क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। इट में लीड टू मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, और ये क्या करेगा, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को लीड करेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पर्सन को क्या होता है, डिस्निया। डिस्निया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, पेशेंट को सांस लेने में क्या होती है, डिफिकल्टी आती है। नेक्स्ट है टेकिपनिया। टेकिपनिया में क्या होता है, जो पर्सन की रेस्पिरेशन रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जो पर्सन सांस ले रहा है वो रुक रुक के लेता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी एडिमा में भी प्रेजेंट, और पर्सन को क्या होता है, एडिमा, पल्मोनरी एडिमा भी पाया जाता है। नेक्स्ट है GI सिस्टम। GI सिस्टम में क्या होता है, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपिटाइट, पर्सन को भूख लगना कम हो जाती है। नेक्स्ट है नोजिया एंड वोमिटिंग, पर्सन कंप्लेन करता है नोजिया एंड वोमिटिंग। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। इसके बाद में यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, पर्सन को ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया में क्या होता है, डिक्रीज यूरिन आउटपुट में इंडिकेट कार्डियोजेनिक शॉक। जो ओलिगोयूरिया में पेशेंट को यूरिन आउटपुट क्या होता है, डिक्रीज रहता है और वो इंडिकेट करता है कार्डियोजेनिक शॉक को। नेक्स्ट है स्किन सिम्टम्स। स्किन सिम्टम्स में क्या होता है, कूल एंड डाइफोरेटिक स्किन्स। पेशेंट की स्किन होती है कूल एंड डाइफोरेटिक। इसके बाद में न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में पेशेंट को एंजाइटी होती है जो कि डिजीज कंडीशन के कारण। नेक्स्ट रेस्टलेसनेस, पेशेंट बहुत बेचैनी फील करता है। नेक्स्ट है हेड एक, पेशेंट को हेड एक होता है एंड अल्टर्ड स्पीच, उसकी स्पीच अल्टर्ड हो जाती है। एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने के कारण उसके कॉन्शियसनेस में भी अल्ट्रेशन आ जाता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले अपन करते हैं हिस्ट्री टेकिंग। उसमें पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं कि पेशेंट की फैमिली में किसी को पहले से ये डिजीज़ थी या नहीं थी, हेरिडिटी प्रॉब्लम तो नहीं है, और इससे पहले इस पर्सन को कभी MI हुई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, उसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन अपन मोस्टली 4 मेथड से करते हैं। फर्स्ट है इंस्पेक्शन, सेकंड है पाल्पिटेशन, थर्ड परक्यूजन और फोर्थ है ऑस्कल्टेशन। इसके अंदर अपन देखते हैं पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि पेशेंट में स्वेलिंग वगैरह होती है, इसके अलावा स्किन का कलर चेंजेस हुआ मिलता है, इसके अलावा और भी चेंजेस अपन फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू चेक करते हैं। नेक्स्ट है ECG। थर्ड अपन करते हैं ECG। ECG के अंदर अपन ECG करते हैं तो पेशेंट में ST सेगमेंट या तो डिप्रेस मिलता है या फिर एलिवेट मिलता है। अगर पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो ECG के अंदर चेंजेज आते हैं, या तो उसमें ST सेगमेंट एलिवेट मिलेगा या फिर ST सेगमेंट क्या मिलेगा, डिप्रेस मिलेगा। नेक्स्ट है T-वेव इन्वर्जन इंडिकेट द पैटर्न ऑफ इस्चीमिया, और अगर उसमें T-वेव के अंदर इन्वर्जन है तो ये इंडिकेट करता है इस्चीमिया की कंडीशन को। ST सेगमेंट एलिवेट, अगर ST सेगमेंट एलिवेट है तो वो इंडिकेट करता है इंजरी ऑफ
इंजरी पैटर्न को। अगर एसटी सेगमेंट में एलिवेशन है तो वो इंजरी पैटर्न को मायोकार्डियम मसल्स के अंदर इंजरी हुई है। नेक्स्ट है एबनॉर्मल क्यू वेव इंडिकेट टिश्यू नेक्रोसिस। अगर क्यू वेव के अंदर क्यू वेव में इंडिकेट टिश्यू नेक्रोसिस, अगर क्यू वेव में डिस्टर्बेंस है तो वो इंडिकेट करता है टिश्यू नेक्रोसिस को, और ये क्या है, इरिवर्जिबल होता है। अगर एक बार क्यू वेव में अल्ट्रेशन आता है, एबनॉर्मल होती है क्यू वेव, तो वो इंडिकेट करता है नेक्रोसिस को, और नेक्रोसिस साइन सिम्टम्स है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का। और ये एक बार नेक्रोसिस क्यू वेव में अगर अल्ट्रेशन है तो वो दोबारा रिवर्सिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है इकोकार्डियो। इसके बाद में अपन करते हैं इकोकार्डियोग्राम। इससे हम इवेल्युएट करते हैं वेंट्रिकल्स के फंक्शंस को। अगर वेंट्रिकल्स के फंक्शंस में कोई वेरिएशन आ रहा है तो अपन उसके लिए करते हैं इकोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट करते हैं अपन कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी अपन इसलिए करते हैं कि विजुअलाइजेशन ऑफ द थ्रोम्बस फॉर्मेशन, क्लॉट का जो फॉर्मेशन है उसको विजुअलाइजेशन करने के लिए अपन कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। नेक्स्ट है कार्डियक एंजाइम्स। कार्डियक एंजाइम्स भी डिफाइन करते हैं एमआई को, जैसे कि ट्रोफोनिन आई, सीपीके-एमबी, मायोग्लोबिन और एलडीएच। ये सब क्या करते हैं, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर मायोकार्डियल मसल्स डैमेज हुई है तो ये एंजाइम्स क्या होंगे, ब्लड के अंदर प्रेजेंस होंगे। तो इससे भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को। नेक्स्ट है लिपिड प्रोफाइल। इसके अलावा अपन और इन्वेस्टिगेशन में करते हैं लिपिड प्रोफाइल चेक। उसके अंदर अपन लेवल चेक करते हैं एसडीएल का, एलडीएल का और टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल। ये भी क्या करते हैं, इन सबसे भी अपन एमआई के बारे में आइडेंटिफाई करते हैं, टीबीसी करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज ईएसआर रेट क्या है, वो बढ़ी हुई मिलती है। तो ये डिफाइन करती है कि मायोकार्डियम मसल्स के अंदर इन्फेक्शन की कंडीशन है। नेक्स्ट है सीटी स्कैन और एमआरआई। सीटी स्कैन और एमआरआई, जब अपन को इन सभी इन्वेस्टिगेशन से भी पता नहीं लगता है कि डिजीज का, तो अपन करते हैं सीटी स्कैन एंड एमआरआई। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले मैनेजमेंट करते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट। इमरजेंसी मैनेजमेंट के अंदर होता है कीप द क्लाइंट कूल एंड क्वाइट एंड काल्म एनवायरनमेंट। पेशेंट को क्या करते हैं अपन, कूल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है इवेल्युएट द हेड एंड लूज द एनी टाइट क्लोथिंग अराउंड द नेक। पेशेंट का क्या करते हैं, हेड को क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं, जिससे कि जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर हो सके। एंड लूज द एनी टाइट क्लोथिंग अराउंड द नेक, और जो क्लॉथ्स हैं नेक के पास से उनको लूज करते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग। कार्डियक मॉनिटरिंग को कंटिन्यूस रखते हैं कि प्रॉपर रेस्पिरेशन चल रहा है नहीं चल रहा, टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, इन सब का, हाइपरटेंशन, इन सब की कंडीशन के लिए अपन कंटिन्यूस कार्डियक मॉनिटरिंग करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड सेमी फाउलर पोजीशन। पेशेंट को कंफर्ट फील करवाने के लिए पोजीशन देते हैं, उसमें अपन पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाते हैं। एंड ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, और पेशेंट को ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करते हैं, क्योंकि जो मायोकार्डियम मसल्स हैं वहाँ पे ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई डिक्रीज होती है, तो उस कंडीशन में अपन उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं। नेक्स्ट है इट क्लाइंट बिकम्स अनकॉन्शियस इमीडिएट सीपीआर मस्ट बी यूज। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस की कंडीशन में है तो अपन इमीडिएट क्या करते हैं, सीपीआर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट है इमरजेंसी मैनेजमेंट के बाद में फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करते हैं, ड्रग्स देते हैं। इसमें फर्स्ट है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। जो कोरोनरी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन बना हुआ है उसको डिसोल्व करने के लिए अपन थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देते हैं टू डिसोल्व एंड लाइसिस द थ्रोम्बस इन कोरोनरी आर्टरी। इसमें ड्रग्स आती है, एक तो स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज और टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये तीनों ड्रग्स यूज लेते हैं अपन थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट के अंदर, जो क्या करते हैं, थ्रोम्बस को डिसोल्व करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है एंटीप्लेटलेट थेरेपी टू प्रिवेंट प्लेटलेट एग्रीगेशन। एंटीप्लेटलेट थेरेपी प्लेटलेट से एग्रीगेशन को प्रिवेंट होने से बचाती है। इसमें अपन ड्रग्स देते हैं एस्प्रिन। नेक्स्ट है एंटीकोगुलेंट थेरेपी। एंटीकोगुलेंट थेरेपी में अपन हिपेरिन देते हैं जो कोगुलेशन से प्रिवेंट करता है। ये हिपेरिन एवरी 6 आवर फॉर 5 to 6 डेज, 5 to 6 डेज के लिए हिपेरिन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक एजेंट। एनाल्जेसिक एजेंट के अंदर अपन मॉर्फिन सल्फेट देते हैं। मॉर्फिन सल्फेट
एक एनाल्जेसिक ड्रग्स के रूप में काम में लेते हैं। नेक्स्ट है वेजोडाइलेटर थेरेपी। वेजोडाइलेटर थेरेपी के अंदर अपन नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं पेशेंट को, जो कि आईवी और सबलिंगुअली दोनों दे सकते हैं। ये क्या फंक्शन करती है? प्रमोट रिलैक्सेशन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी को रिलैक्स करती है, जिससे कि ब्लड सप्लाई मायोकार्डियम मसल्स को प्रॉपर मिल सके। बीटा ब्लॉकर्स क्या काम करते हैं? टू डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ द हार्ट एंड डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड टू मायोकार्डियम। ये हार्ट के वर्कलोड को डिक्रीज करती है एंड डिक्रीज ऑक्सीजन डिमांड ऑफ मायोकार्डियम, और जो मायोकार्डियम मसल्स है उसकी ऑक्सीजन डिमांड को कम करती है। इसमें अपन ड्रग्स यूज में लेते हैं एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल और एस्मोलोल। ये तीनों ड्रग्स अपन यूज में लेते हैं बीटा ब्लॉकर्स के अंदर। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या फंक्शन करते हैं? टू इम्प्रूव द बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड ऑक्सीजन डिमांड। ये इम्प्रूव करते हैं ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड को। ऑक्सीजन सप्लाई को इंक्रीज करते हैं और ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज करते हैं। इसमें अपन ड्रग्स यूज में लेते हैं एम्लोडिफिन और निफेडिपिन। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें अपन करते हैं पीटीसी, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। इसके अंदर क्या करते हैं? जो क्लॉट फॉर्मेशन होता है उसको डिजोल्व किया जाता है। इसमें बैलून कैथेटर यूज में करते हैं, और यह इसका रूट होता है फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी के थ्रू बैलन कैथेटर डाला जाता है, और जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन है उसको बैलून कैथेटर को इन्फ्लेट और डिफ्लेट करके उसको डिसोल्व किया जाता है। इसके बाद में करते हैं कोरोनरी आर्टरी स्टंट। दिस प्रोसीजर आर कॉमनली कैरिड आउट आफ्टर पीटीसीए एंड टू प्रिवेंट टू कोलैप्स ऑफ आर्टरी। ये प्रोसीजर अपन पीटीसीए के बाद में करते हैं, और टू प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ आर्टरी, और आर्टरी को प्रिवेंट करने के लिए। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अगर अपन मायोकार्डियल इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं? फर्स्ट है हार्ट फेलियर। अगर पेशेंट एमआई की कंडीशन है और उसे अपन ट्रीट नहीं करेंगे तो पेशेंट को हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसके अलावा कार्डियोजेनिक शॉक, पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक भी हो सकता है। इसके अलावा पेरिकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम मसल्स। पेरिकार्डियम मसल्स के अंदर क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन। नेक्स्ट है पल्मोनरी एडिमा। लंग्स के अंदर भी एडिमा होने के चांसेस होते हैं। एंड डिसअरेथमियाज, जो रिदम है वो इम्प्रॉपर हो जाती है।